हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जेनजी का जो आंदोलन जंतर मंतर में दिल्ली में हाल के दिनों में हुआ, ये ना केवल भारत की राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार फोर्स्ड करके जनता ने किसी नेता का इस्तीफा लिया है, मंत्री का, उसके लिए याद रखा जाएगा, बल्कि ये आंदोलन हमेशा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे कई जगह अखबारों में भी और प्रिंट के स्टोरीज में पढ़ा होगा कि किस तरीके से पुलिस जो है उसने मेटा ग्लासेस का यूज करके और तमाम तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज करके जो है इस आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया। और अब वो एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो कई अपराधों में वांछित हैं, कई अपराधों में उनकी संलिप्तता है, और अब ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन अपराधियों के ही दम पे ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है। ये पुलिस ने यूज किया टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और किस तरीके से इस आंदोलन में शामिल कौन लोग हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करना और उन्हें दंडित करना, उसके लिए इस तरीके की स्टोरी अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखी होगी। परंतु आज जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो इन सबसे थोड़ा अलग हटके है। दोस्तों, आप यदि मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि मेरे वीडियो में डाटा बहुत ज्यादा डाटा बेस्ड मेरे वीडियोस रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि डाटा नहीं है तो बाकी सारी चीजें जो है लक्ष्यधार भाषा और विचार है, जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। आपके विचार हो सकते हैं, किसी और के विचार हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं, बट जब तक ये विचार डाटा से बैक नहीं हो, फैक्ट से बैक नहीं हो, तब तक इसके अंदर में शक्ति नहीं आती। तो सत्यता लाने के लिए डाटा का होना बहुत जरूरी है। और आज वैसी ही एक डाटा बैक जर्नलिज्म की मैं बात करने आया हूं। दोस्तों, कितने खूबसूरती के साथ ब्लूमबर्ग का आपने नाम सुना होगा, ये सबसे बड़ी वायर सर्विस है बिजनेस जर्नलिज्म में। ब्लूमबर्ग ने डाटा का इस्तेमाल किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को मैप करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए किया, आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, जून 5 को ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी की जिसमें उसने बताया कि मई में कॉकरोच जनता पार्टी निर्माण हुआ, ये पार्टी बनी, और जून 5 तक 2 करोड़ 20 लाख यानी 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो थे वो इंस्टाग्राम पे इस कॉकरोच जनता पार्टी और इस आंदोलन के हो चुके थे। उसके बाद में ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी जो है वो लगभग 1 महीने 8 दिन बाद की, 15 जुलाई के आसपास में उन्होंने एक स्टोरी की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से 20 लाख और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स बढ़े। अब आप बोलोगे कि ब्लूमबर्ग ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट को मैप करने के लिए इंस्टाग्राम क्यों जो है उस पर क्यों नजर रखी। दोस्तों, ये जेनजी का आंदोलन था। आपको मालूम है ये जनरेशन जेड जो है ये बहुत ज्यादा जो है, ये आप कह लीजिए कि मोबाइल फोकस्ड है, और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया एप्स पे ये बहुत ज्यादा इनकी उपस्थिति है, और इन सारे सोशल मीडिया एप्स में भी इंस्टाग्राम इनका सबसे चहेता सोशल मीडिया ऐप है। तो इसीलिए ब्लूमबर्ग ने इंस्टाग्राम को मैप किया, और उन्होंने जून 22 को एक और स्टोरी करके बताया कि 2 करोड़ 70 लाख यानी लगभग 2.25 करोड़ लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी और इस आंदोलन को जो है वो सब्सक्राइब कर चुके हैं, यानी उनको उनके फॉलोअर्स बन गए। सब्सक्राइब यानी फॉलोअर्स बन गए। अब यही देख के जो है बहुत सारे राजनीतिक पंडितों ने जो फॉरेन बेस्ड हैं उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ये एक ऐसा मूवमेंट होने वाला है, ये एक ऐसा मोमेंटम बिल्डअप हो गया है जो आज नहीं तो कल इस मोदी सरकार को झुका देगा, और किसी ना किसी का तो इस्तीफा होगा ही होगा। बहुत ही खूबसूरती से सिर्फ वो डाटा की मैपिंग कर रहे हैं, डाटा के ऊपर में नजर रख रहे हैं,
और उन्होंने बताया कि कैसे 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 70 लाख यानी 50 लाख नए फॉलोअर्स जो हैं वो इस आंदोलन के बने, ठीक है। और 50 लाख में अधिकतर जो है, देखिए कैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉरेन की काम करती है, उनके अंदर वो ये भी मैपिंग कर रहे थे कि ये अधिकतर लोग जो हैं ये कौन से राज्य में, ये कहां पे हैं। आपको मालूम है फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और जब ये पता चल रहा था कि भैया नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के इर्द गिर्द में ये आंदोलन बहुत तीव्र रूप ले रहा है, तभी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी चौकन्नी हो गई थी, और ना केवल बाहर की बल्कि भारत की भी, ठीक है। और उसके बाद ही पुलिस जो है हरकत में, मेटा क्लास और बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ, पहले नहीं शुरू हुआ था। जब उनको ये नजर आया कि एक मोमेंटम बिल्डअप हो गया है इस आंदोलन को लेके, तब जाके होश फाख्ता हो गए इस सरकार के, और फिर इन्होंने बोला कि भैया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और पता करो कि इस आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग हैं। दोस्तों आपको पता होगा सारे छात्र संगठन एबीवीपी को छोड़ के जो है वो इस आंदोलन में लिप्त थे। एसएफआई था, आपको मालूम है वाम दलों का छात्र संगठन है, एनएसयूआई था, कांग्रेस का छात्र संगठन है, आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन, सभी लोग इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। और पहली बार मोदी सरकार और आरएसएस को उनके ही, आप कह लीजिए कि पकवान का जो है वो स्वाद मिल रहा था। जैसे इनके आंदोलन होते, तो आंदोलन मान लीजिए भाजपा करती है तो उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा भी कूद जाता है, उसमें एबीपी भी कूद जाता है, उसमें बजरंग दल भी कूद जाता है, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी कूद जाता है। आई मीन आंदोलन एक कर रहा है, बट उसके अलाइड जितने संगठन है सब के सब उसमें सहयोगी बन जाते हैं, ठीक है। यही चीज इस आंदोलन में देखने को मिली कि भले ये कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित आंदोलन था, पर चूंकि ये छात्रों के भविष्य और छात्रों के इंटरेस्ट से रिलेटेड था, तो एसएफआई से लेके तो एनएसयूआई तक, युवा कांग्रेस तक, सब इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गए। दोस्तों ये जो स्टोरीज थी, जो मैंने आपको आंकड़े दिए, 2 करोड़ 20 लाख जब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे तब ब्लूमबर्ग ने पहली स्टोरी की, और जो आखिरी डाटा बैक की जुलाई 25 को या जुलाई 26 को, उसमें उन्होंने बताया 50 लाख नए फॉलोअर्स जो बढ़े हैं, ये इस आंदोलन के मोमेंटम को कितना तीव्रता के साथ में जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। हर स्टोरी ने जो है दोस्तों वो रीडर्स को इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के जरिए बार बार ये बताया कि ये आंदोलन किस तरीके से जो है वो गति पकड़ रहा है, मोमेंटम इसका बढ़ रहा है। और इसने ये भी देखा, ये भी इन्होंने कैप्चर किया कि अटेंशन टाइम कितना लग रहा है, कितने लोग जो है इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं, कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, और इसके बाद में मोबिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी है इस आंदोलन की। दोस्तों ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी में सब कैप्चर नहीं हुआ, बट आई एम श्योर यदि ये इंस्टाग्राम के पास में डाटा आ रहा है तो उससे उनको लोकेशन सबके पता ही है, ठीक है। पता चलता है कि मोबिलाइजेशन कितना स्ट्रांग हो रहा है। मोबिलाइजेशन जो है, मोबिलाइजेशन कैपेसिटी और अटेंशन स्फीयर, अटेंशन टाइम जो है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है ये बाहर की फॉरेन की कंपनी के पास में थे। मेटा कोई इंडिया की कंपनी तो है नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब यूएस बेस्ड है। तो अब जो सवाल मुद्दा जो एक इंपॉर्टेंट खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है, देखिए सोशल मीडिया के प्रभाव को आने वाले दिनों में आंदोलनों में कोई रोक नहीं सकता। अब ये बढ़ेगा ही, ये घटने नहीं वाला, ये अब यहां से बढ़ेगा ही। दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, दमन करने वाली पुलिस या अर्ध शक्ति बल वो भी इस्तेमाल करेगी, पॉलिटिकल क्लास भी करेगी, बट वही मोमेंटम को बिल्डअप करने वाला जो जनमानस है वो भी इसका यूज करेगा। पर ये दोनों तो चलो देश के, मुझे उनसे कोई भय नहीं है, पर विदेशों में बैठी हुई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दोस्तों, उनके लिए तो ये थाली में सजा के बेहतरीन इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है वो उनको रियल टाइम में मिल रहा है, रियल टाइम में। और ये नुकसान है कि भारत अपना सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म बना क्यों नहीं पाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
भारत का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसा नहीं होना आज भारत सरकार और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक सरदर्दी बन गया। और ये एक विदेशी ताकतों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट्स रियल टाइम में लेने के ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है जरिया बन गए। मैं इस चीज को कोई नकारात्मक भाव से नहीं देखना चाह रहा, ये बहुत पॉजिटिव है। यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो ये मूवमेंट बिल्डअप नहीं होता, परंतु इसका एक जो अलग आयाम है, एक अलग चेहरा है, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कैसे रियल टाइम में ना केवल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बल्कि फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि किस तरीके से ये मूवमेंट का मोबिलाइजेशन जो है, मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ रहा है, ये गति पकड़ रहा है, मोमेंटम इसका बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इसके अंदर में पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, जैसे संजय सिंह आए आम आदमी पार्टी के, राहुल गांधी फिर उतरे, है ना, वाम दलों के कई नेता आए, उनके आने पे उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद कितने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े इंस्टाग्राम पे, कितना ज्यादा वीडियो पे टाइम बढ़ा। दोस्तों, इन सब चीजों का गहन अध्ययन किया जा रहा है। ये जितने भी डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस डिजिटल एक्सपर्ट जो है, देखिए मैं जो आज रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मोबिलाइजेशन कैपेसिटी, अटेंशन टाइम, किस लोकेशन, किस ज्योग्राफी में ज्यादा वीडियो देखा जा रहा है, कहां के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका रियल टाइम में इंफॉर्मेशन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज को, फॉरेन कंपनीज को और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल रहा है। दोस्तों, ये बात जो है ये आने वाले दिनों में भारत के आंदोलनों का स्वरूप बदल देगा। और ना केवल मेरा ये मानना है कि भारत के आंदोलनों का स्वरूप बदलेगा, बल्कि ये विश्व भर में जन आंदोलन जो है उनके स्वरूप को बदल देगा। डिजिटल एक्सपर्ट्स की मांग भयानक रूप से बढ़ने वाली है। पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, पॉलिटिकल एनालिस्ट द्वारा बिना डिजिटल डाटा के डाइसेक्शन किए हुए किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट किस गति से क्या मोमेंटम पकड़ेगा, इसका एनालिसिस करना अब काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा भी हुआ क्योंकि अब आसान है। आप ये देखिए कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स, कितनी तीव्रता से, मतलब एक महीने के अंदर में 50 लाख लोगों का जुड़ जाना, मई में कॉकरोच जनता पार्टी का बनना और जून 5 तक 2 करोड़ 20 लाख इसके फॉलोअर्स बन जाना। मैं कहता हूं बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि आधे से ज्यादा फॉलोअर्स फेक थे या बॉट्स द्वारा थे। मैं बोलता हूं चलो मान लो, आधे नहीं, आप 75% मान लो, तो 2 करोड़ 20 लाख का 25% भी जो होता है वो 55 लाख होता है। और 55 लाख के बाद में 50 लाख फॉलोअर्स और बढ़े, ठीक है, एक महीने के अंदर में। तो आप भी सोचिए, 1 करोड़ का आंदोलन, कोई भी जन आंदोलन जहां पे 1 करोड़ लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने नहीं फॉलो किया था, परंतु वीडियोस मैं भी देख रहा था, तो मेरा भी फुटप्रिंट कैप्चर हो रहा है। इस तरीके से किसी भी आंदोलन की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करना और उसका कैसे आगे सरकार इस्तेमाल करेगी मुझे नहीं मालूम, इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे दमन के लिए इस्तेमाल करेगी मुझे नहीं मालूम, पर जो जन आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके के डिजिटल डाटा का डाइसेक्शन कैसे करना है, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपके द्वारा बिल्ड किया हुआ पॉलिटिकल मूवमेंट मोमेंटम गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो आज भाजपा के अंदर में काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फॉरेन फंडेड आंदोलन है, फॉरेन फंडेड आंदोलन है, बहुत बड़ा जो है उसका रीजन जो ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतनी तीव्रता के साथ में जन आंदोलन बढ़ ही नहीं सकता यदि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ नहीं हो। अब ये बोल के वो इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में इनकी कमजोरी को बताता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी और आश्चर्य होगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है मेंबर्स वाइज, यानी भारतीय जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले जितने लोग नहीं है
उससे दुगने से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने इस आंदोलन को, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसमें बाद में कांग्रेस का, एनएसयूआई, एसएफआई, वाम दलों का सब इन्वॉल्व हो गए, उसका जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है वो बीजेपी के फॉलोअर्स से डबल से भी ज्यादा है। तो आप ये भी इसको भी एक पैमाना माने, यदि आप इस डाटा को जो है एक आंकड़ा माने, तो ये बात समझ में आती है कि भारत में आज भी 2/3 लोग जो है वो भाजपा के खिलाफ है और इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाजपा के खिलाफ क्या चल रहा है। जिस तरीके से 2/3 लोगों का, मतलब दुगने से ज्यादा लोगों का जो है वो इंटरेस्ट जागृत होना इस मूवमेंट में बताता है कि किस तीव्रता के साथ में ये मूवमेंट फैला है। उससे ये समझ में आ रहा है कि आज भी बहुत सारे भारत में लोग हैं, भाजपा के समर्थकों से ज्यादा बड़ी जनसंख्या है, जो ये देखना, जानना और समझना चाहते हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चे जो हैं वो सत्ता के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा, आप ये कह लीजिए कि आने वाले दिनों में जन आंदोलन को प्रभावित करने के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। एक और बात जो मैं आज के वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कल की बात का एक कह लीजिए कि एक्सटेंशन है, वो ये है कि अब ये सारी डाटा और ये सारी बातें तो पता चल गई सरकार को, विश्व को, ब्लूमबर्ग को, और ब्लूमबर्ग के माध्यम से हम रीडर्स को। तो इसका मोदी जी के हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, इस सरकार के हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, जो एक छद्म गढ़ा गया था कि मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है, मोदी ने पूरी तरीके से भारत को कंट्रोल करके रखा है, अब ये समझ में आएगा कि इस देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसके अंदर में लोगों का मोदी के बारे में क्या विचार है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जो मीडिया दिखा रहा था, गोदी मीडिया, वही फॉरेन तक जाता था, फॉरेन के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वहां से न्यूज लेती थी। पहली बार इस जन आंदोलन से यह समझ में आया कि मोदी की अपनी विश्वसनीयता भयानक रूप से इस देश के लोगों में और खासतौर पर नौजवानों में भयानक रूप से घटी है, और वो भयभीत है। और इसका एक नमूना जो है वो रात में जिस तरीके से 11:30 बजे आनंद फानंद में उन्होंने अपने मोबाइल से रील बनाई है, ये उसका एक नमूना है। अब जो जोश खरोश के साथ में विदेशों में मोदी जी का स्वागत होता था, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि जब तक लीडर अपने देश में पॉलिटिकली स्ट्रांग रहता है, तब तक ही दूसरे हुक्मरान जो हैं दूसरे राष्ट्रों के, वो उसकी इज्जत करते हैं। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली होने लगती है जनमानस पर, वैसे ही उन हुक्मरानों के नजरों में जो है वो, आप कह लीजिए कि इनकी इज्जत कम होनी शुरू हो जाती है लीडर की। तो मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले दिन विदेश नीति के तौर पे मोदी जी के लिए थोड़े से कठिन रहने वाले। एक और चीज जो मेरे समझ में आई वो ये आई कि दोस्तों, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत ज्यादा खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटी पूरे विदेश में हर जगह पे इस बात पे कि हम डिलीवरी करते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया कि बेसिकली दुनिया भर के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो 2 खेमों में बट गए हैं। एक खेमा जो है वो बात करता है प्रक्रिया की, दूसरा बात करता है परिणाम की, प्रोसीजर्स और रिजल्ट। ठीक है, इसके बीच में बट गए। प्रोसीजर्स पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर क्वेश्चन मार्क उठाते आए थे मोदी जी के ऊपर में, बट जो रिजल्ट पे आउटकम बेस्ड जो इन्होंने बात की कि हम डेमोक्रेसी में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने वाले कार्य कर रहे हैं और खूब विदेशों में वाहवाही लूटी, अब ये समझ में आ रहा है कि आउटकम में भी ये बुरी तरीके से विफल हुए। जब ये परीक्षा टाइम पे नहीं करा पा रहे, जो किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है यानी नौजवान, यदि वो नौजवान जो है उनको समय पे ये एग्जामिनेशन पेपर और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पर्चे लीक हो जा रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि इनके डिलीवरी मैकेनिज्म में कहीं बहुत बड़ा गड्ढा है, लूप होल है। तो ये जो एक गुट था पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, जो मोदी जी की तारीफ करता था, अब वो भी पीछे हट जाएगा। ठीक है, जो ये चाइना का बार बार हवाला देते थे कि चाइना जैसे अपने लोगों का जीवन स्तर बढ़ा रहा है, मैं भी जीवन स्तर बढ़ा रहा हूं, बट चाइना ऑटोक्रेटिक कंट्री है, चाइना में जीवन स्तर भले ही बढ़ा, पर भारत में नजर आया कि ना तो जीवन स्तर बढ़ा है
और ना तो खुले तौर पे ये बोलते हैं कि हम ऑटोक्रेटिक हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा जो है राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में इनकी इज्जत जो है वो धूमिल होने वाली है। दोस्तों, एक आंकड़ा जो कल के वीडियो में दिया था उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देके आपको और अच्छे से बता दूं। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज, एनआईटी और ट्रिपल आईटी। इन तीनों के अंतर्गत में 70 से 75 कॉलेजेस भारत में रन होते हैं। और आपकी जानकारी में बता दूं मैं, 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं और इसमें जो अप्रोक्सीमेट फैकल्टी वैकेंसी यानी जो प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, इनकी जो वैकेंसी है वो लगभग 35 से 40% है। आप बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ऐसे 23 कॉलेजेस में 35 से 40% प्रोफेसर्स की पोस्ट वेकेंट है। तो बच्चे पढ़ाई क्या कर रहे होंगे? लाखों लाख फीस है। उसके बाद देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके 31 इंस्टीट्यूट है इंडिया में और इसमें भी 30 से 35 जो है पोस्ट वेकेंट है। एनआईटीज में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, मैं आपको नागपुर का ही एग्जांपल देता हूं। नागपुर में ट्रिपल आईटी है और नागपुर में ही महाराष्ट्र का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, जिसको पहले वीएनआईटी बोलते थे, विश्वविद्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वीएनआईटी के जो डायरेक्टर हैं उनको पिछले 2 साल से नागपुर के ट्रिपल आईटी की जिम्मेदारी दी हुई है। इस पोस्ट को भरा ही नहीं जा रहा है, वैकेंट है। तो अब कोई क्यों नहीं पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रहा है? पॉलिसी पैरालिसिस यदि ये नहीं है तो और क्या है कि इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, यहाँ पे लगभग 1/3 से ज्यादा प्रोफेसर्स लोग की कमी है, पढ़ाने वाले लोग है ही नहीं। तो बच्चे वहां पढ़ाई क्या कर रहे हैं? दोस्तों, डायरेक्टर्स जो है उनकी भी भयानक जो है वो कमी है, पर प्रोफेसर जैसी कमी नहीं है। लगभग आप ये समझिए कि 25% डायरेक्टर्स जो है वो इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, इन इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। तो मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाया? 2 चीजें मुझे आपको बतानी थी। वो ये बतानी थी कि कैसे आने वाले दिनों में डाटा इंटरप्रिटेशन, डिजिटल वर्ल्ड जो है वो जन आंदोलनों के स्वरूप को सुनिश्चित करेगा, प्रभावित करेगा। और उस पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इंस्टाग्राम का कि किस तरीके से इंस्टाग्राम पे बढ़ते हुए फॉलोअर्स को पकड़ के ब्लूमबर्ग ने अंदाजा लगा लिया था कि ये मूवमेंट जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है और उसके हिसाब से फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंडियन एजेंसीज इनको भी समझ में आने लगा था। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से डिलीवरी या आउटकम बेस्ड जो डेमोक्रेसी की बात भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से कर रही है वो कितना हॉलो, कितना खोखला है। कितने सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने बताया 31 एनआईटी, 23 आईआईटी, यानी 54 तो यही हुए, ट्रिपल आईटी गिनते ही नहीं है। इसमें 35 से 40% जो है प्रोफेसर्स की पोस्ट वेकेंट है। पर उसके बाद भी आज की डेट में कोई भी गोदी मीडिया का चैनल या कोई दूसरा मीडिया चैनल पॉलिसी पैरालिसिस की बात जो है वो नहीं कर रहा। वो ये नहीं बता रहा कि मोदी सरकार किस तरीके से पॉलिटिकली पैरालाइज्ड हो गई है, इसके जो इंटरेस्ट है, इसके जो चॉइसेस हैं वो किस तरीके से बदल गए हैं। तो ये मैं आपके सामने लेके आना चाहता था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा कीजिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स।